नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण की विधा में पढ़ रहे थे। मैंने आपको शिक्षा शास्त्र और एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को कवर कराने के पश्चात प्रश्न पत्रों को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने मार्च 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ था उस प्रश्न पत्र को देखा। आज हम लोग 8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन को देखेंगे और ये समझते हैं कि जो हमने 12-15 क्लास यानी कि लगभग 7-8 घंटे की वीडियो में कवर किया है उससे कितना लाभ हमें होता है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैच कराते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 है इसमें। और हमारा पहला, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। स्थानीय संदर्भ मतलब आसपास की चीजें। शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए। स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा के अनुसार, बिल्कुल नहीं। विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप, बिल्कुल नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। जो भी स्थानीय संदर्भ हो शिक्षक के सुविधा अनुसार नहीं होना चाहिए, ना ही विद्यालय के अनुशासन के अनुसार, ना ही पाठ्य पुस्तकों के अनुसार। ये होना चाहिए जो उपयुक्त है, जो नैतिक दृष्टि से उपयुक्त है बच्चों के लिए। तो पहले वाले का या 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 62। अच्छा, कह रहा कि सही सुमेलित कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको आए सबसे पहले आप ट्राई क्या कीजिए कि 1-2 अगर मिल जाता है उसके बाद अन्य ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। पहला भाषा है मलयालम। आपको याद होगा जब मैंने ओमना की डायरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ओमना गुजरात से केरल जाती है और केरल वो जाती है कहाँ, वलियम्मा के यहाँ, यानी कि अपनी मम्मी के बड़ी बहन मौसी के यहाँ जाती है। और केरल में मलयालम भाषा में मौसी को वलियम्मा बोलते हैं। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन मैच करने जा रहा है वो सेकंड से मैच कर रहा है। मलयालम भाषा केरल में है। अब आप चारों ऑप्शन चेक करिए। देखिए, पहले में ए वाला 1 से मैच किया है, दूसरे में भी 1 से मैच किया है, तीसरे में 2 से मैच किया है और चौथे में 1 से। यानी कि हमें अन्य ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर मैच कर गया। हमें अन्य ऑप्शन देखना नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए। जब एक ऑप्शन मैच कर गया और किसी में नहीं है तो वही आंसर होगा, बाकी हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार और देखना है तो आप देख लीजिए। कोंकणी भाषा आपकी कहाँ पे है, अगर आप देखें ऑप्शन के अनुसार तो कोंकणी भाषा गोवा की है। और अगर आप कहें मराठी भाषा तो मराठी भाषा आपकी महाराष्ट्र की है। और आप गुजराती भाषा कहें तो गुजरात की है। और उसके बाद हम बात करें कन्नड़ भाषा तो कन्नड़ हमारी कर्नाटक की है। और कुडुख भाषा लास्ट में बचती है आपकी झारखंड की है। और कुडुख में ही जंगल को चिराओ बोलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा हो गया 3rd नंबर, ठीक है। अन्य हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं, शिक्षा गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। शिक्षक प्रतिफल और दक्षता, सीखने के उद्देश्य, सीखने के विशिष्ट उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीखने के प्रतिफल और दक्षता। मतलब किन किन बच्चों ने कौन कौन सी दक्षता प्राप्त की और क्या फीडबैक आया, ये हमारा मानकीकृत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर बच्चों के सीखने के लेवल को बताते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 64 या 64। क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के लिए सबसे उपयुक्त होगा। देखिए, परिवार और मित्र से संबंधित कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा होगा ये कक्षा 3 के बच्चों के हिसाब से बताना है। पहला, परिवार में बदलाव, समाज एक परिवार के रूप में, परिवार वृक्ष, परिवार के बदलते स्वरूप। वैसे लग तो चल रहा है कि सब तो ठीक है यार, बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन सबसे सरल है परिवार वृक्ष। परिवार वृक्ष तात्पर्य है बच्चे को बताइए दादाजी के कितने भाई थे, तुम्हारे पापा कितने भाई हैं, तुम कितने भाई हो, चाचा चाची बुआ सबको लेके बताओ परिवार में कितने लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है पीढ़ी दर पीढ़ी जब चीजों को आप समझाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, परिवार वृक्ष।
कौन सा हो जाएगा? परिवार वृक्ष। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 65 क्या कह रहा है भैया? सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? देखिए, इस सवाल को तो हम बताएंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो 65 का आप उत्तर दीजिएगा कि कर्नाटक राज्य में प्याज किस महीने में बोया जाता है। मैंने आपको बताया था, कर्नाटक राज्य में प्याज किस महीने में बोया जाता है। ये आपका होमवर्क है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि किसकी मदद से पत्तों को अलग करते हैं। मैंने आपको 3 औजार बताए थे। पहला खूंटी, खूंटी की हेल्प से मिट्टी को खोद के नरम बनाते हैं। फिर कुरिगे, कुरिगे की मदद से ऐसा नुकीला हथियार होता है, इसको चुभो करके, जैसे पृथ्वी है, इसको यहाँ चुभो करके जगह बना के यहाँ बीज बोते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था इलिगे, इसकी मदद से हम प्याज को और पत्तियों को काट के अलग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलिगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इलिगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों के लिए। दांडी यात्रा, अब देखिए छोटा बच्चा दांडी यात्रा पढ़ तो लेगा बट वहां गया थोड़ी है, देखा थोड़ी है, तो चर्चा के लिए ये उपयुक्त नहीं हो सकता। पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, ये हो सकता है। अच्छा, आगे, पानी के प्रयोग घनत्व तो बच्चा नहीं जान पाएगा, पानी के प्रयोग घुलनशील वस्तुएं, ये भी बच्चा कम जान पाएगा। लेकिन जो पानी की सुविधा है सभी को बराबर नहीं मिलती, इसके विषय में बच्चा बहुत अच्छे से जानता है या अच्छे से जान चुका है या अपने अनुभव शेयर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पानी की मात्रा बराबर नहीं मिलती, इस विषय पे हम प्राथमिक स्तर के बच्चों से बहुत अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 67। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आता है, कथन निष्कर्ष का। मैंने आपको 12 बताया है। कथन को पढ़ने के पश्चात पहले डिसाइड कीजिए सही है कि नहीं। अगर वो सही है, उसके बाद निष्कर्ष में केवल आपको इतना मिलाना है कि पहले वाले से संबंधित है अथवा नहीं। अगर हो गया तो दोनों सही होंगे और तर्क भी सही होगा। जैसे समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कथन है, बच्चे की स्थानीय वस्तुएं स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं, उन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आसपास की वस्तु बच्चे सीखते हैं। अच्छा, कारण, जब स्कूल के अंतर्गत उसके आसपास के जीवन संसार का चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे, उनके प्रति अपनी रुचि पोषित कर पाएंगे। अरे पहला भी यही कह रहा है कि स्थानीय वस्तुएं, दूसरा भी कह रहा है आसपास का, यानी कि दोनों सही है और कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपको पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68। हाँ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? अच्छा, कौन है भैया? बच्चों को पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना, मतलब नामांकित। बच्चों को कहिए बेटा चलो पाचन तंत्र का चित्र बनाओ, बताओ कहाँ मुख है, कहाँ ग्रसनी है, कहाँ आमाशय है। तो क्या ये सीखने के लिए उपयुक्त होगा? अथवा बच्चे को अपना चित्र बनाने को कहें और उनसे कहें कि मुंह से खाना कहा जाता है बनाओ। अच्छा, यह कोशिश करें बच्चे खुद के विचार बताएं, ये भी अच्छी बात है। बच्चे की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें, ये भी अच्छी बात है। तो सबसे कम जो उपयुक्त है वो है पाचन तंत्र का चित्र बनाना, क्योंकि वो बच्चा तभी बना पाएगा जब वो रट के आएगा या सोच के आएगा दिमाग में कि ये यहाँ था, ये यहाँ था, यहाँ था। इसलिए सबसे कम उपयुक्त आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं, यानी 69 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? अच्छा देखिए, सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है भैया, एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ, 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ओके, ट्रेन नई दिल्ली 17 बजे रवाना हुई, 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची है। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की दूरी 1701 किलोमीटर दूर है। इस यात्रा के दौरान औसत गति क्या थी? अच्छा देखिए, वो व्यक्ति दिल्ली से जा रहा है, ठीक है, कहां से जा रहा है? नई दिल्ली से जा रहा है, भुवनेश्वर तक वो गया है। कहां तक गया है? भुवनेश्वर तक।
ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को वो 30 अप्रैल को निकला था। 30 अप्रैल को निकला था, कितना बजे? 17 बजे निकला था। ठीक है, 17 बजे से तात्पर्य यह है शाम के 5 बजे। ओके, अब 30 के बाद वो 1 मई को पहुंच गया और पूरी दूरी कितनी थी? 1701 किलोमीटर दूरी थी। अच्छा, 30 अप्रैल के बाद 31 अप्रैल तो आता नहीं है, सीधा 1 मई ही आता है, यानी कि इसमें गैपिंग नहीं है। देखिए, 30 के बाद वो 1 को पहुंच गया। सपोज कीजिए अगर वो 17 बजे चल के 17 बजे ही पहुंचा होता तो कितना समय लगता? 24 घंटे का। लेकिन वो 17 की जगह पे पहुंचा है 20 बजे, मतलब उसको 3 घंटा और लगा है। टोटल उसको 27 घंटा लगा है। हमसे क्या पूछा है? औसत गति। तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी था 1701, कुल समय है 27। अब आप इसको भाग दे दीजिएगा। जैसे ही इसको भाग देंगे आपका आ जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 63 km पर आवर। आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 27 का 6 बार लेके जाएंगे तो इस वक्त कट जाएगा, आएगा 63 km पर आवर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल, बस आपको यही ध्यान देना था थोड़ा सा कि कितने गैपिंग है कि नहीं। अगर गैपिंग होती 2 मई को पहुंचता तो हम 24 घंटा ऐड करते, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। क्या कह रहा है भैया? हाँ, प्रश्न नंबर 70 कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अच्छा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है। याद करिए, पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण का पूरा पाठ्यक्रम थीम आधारित है, प्रकरण आधारित है, यानी कि पहला वाला तो हमारा कभी नहीं होगा। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम प्रकरण आधारित है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन एकीकृत है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से न शुरू होके मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं, ये भी सही बात है। बच्चों से कुछ प्रश्न किया जाएगा, फिर उनको समझाया जाएगा पढ़ाना क्या है। तो बी, सी और डी सही है, लेकिन ए सही नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है समझिएगा। हाँ, फिर कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण को ध्यान से पढ़ें और बताएं। पहला, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें हमें पता चलेगा किस तरह से विभिन्न संस्कृति प्रभाव वहां के जीवन और संस्कृतियों को आकार देने में मदद मिलता है। दूसरा कारण है, इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख और केरल इनमें से सही विकल्प है। पहले बात समझिए, पहले वाले ऑप्शन बता रहा था कि भैया देखो, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अलग अलग जगह कैसे डेवलप हुए थे। दूसरे में भी बता रहा है कि एग्जाम्पल के लद्दाख और केरल, तो दोनों सही हुए, दोनों सही हुए, दोनों सही हो गए। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 71 का। बात करते हैं 72 की। हाँ, देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? अगर एक बच्चा कविता लिख रहा है तो कौन से कौशल का विकास होगा, ये आपको बताना है। चलिए, अधिगम कौशल का। भाई कविता लिखने से बच्चा सीखेगा थोड़ी। अभिसारी कौशल का। अभिसारी मतलब केवल एक ही जगह पर सोचेगा? नहीं, कविता लिखने के लिए बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है, शब्द वगैरह। रचनात्मक अभिव्यक्ति एकदम सही है। अभिव्यक्ति मतलब बोलना, कविता लिखने के लिए बोलना जरूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अभिव्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73। क्वेश्चन मजेदार है, बस लेंथी आपको लग रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब क्वेश्चन इजी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आप चुनिए। पहला, यह बाल केंद्रित है। सही बात है, बाल केंद्रित है। इस अगला ऑप्शन है, इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। अरे भाई, पर्यावरण पढ़ाना नहीं, सिखाना होता है। तो बी वाला नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके पर्यावरण का अनुभव कराती है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान और मूल्यों का विकास करना। बिल्कुल सही है। तो बी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है, यानी कि ए सी डी
ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। 73 का पहला नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए थ्योरी पढ़ना समझना, समझ अगर आप लेंगे ना तो आप जान लीजिए 75 में 60 पास गारंटी है कर लेंगे, बस समझना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है आपका 73 था सॉरी। अब अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। क्या कह रहा है? अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है, वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन का सबसे उपयुक्त होगा? भूमिका निर्वहन मतलब हर बच्चे की अलग अलग भूमिका हो, इस चीज को बताना चाहते हैं। इनमें सबसे अच्छा क्या होगा? पहला, बीजों का अंकुरण से, एक परिवार जिसे टैंकर से हर रोज 2 बाल्टी पानी मिलता है, विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता का पदार्थ, या जल वाष्पीकरण। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक परिवार जिसे पानी टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें बच्चा अपने आप को ये समझेगा या बच्चा ये समझने का प्रयास करेगा अगर 2 ही बाल्टी पानी है तो हम कैसे कैसे पानी को बचा के रख सकते हैं, या बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। ठीक है, समझने के पश्चात वो हमेशा प्रयास करेगा कि पानी को कम से कम बचाया जाए। तो जिम्मेदारी या कह लीजिए भूमिका निर्वहन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको कराना है तो ऑप्शन नंबर 2, तो 74 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है? कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य है। देखिए कर्नाटक की बात करें तो भारत के निचले हिस्से में है। ठीक है, यहाँ पे केरल है, इसके जस्ट बगल में यहाँ कर्नाटक आता है। अगर सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो इसके ऊपर महाराष्ट्र है। तो देखिए गुजरात की सीमा लगती है लेकिन हल्की फुल्की, अन्य जो राज्य है ना छत्तीसगढ़ और आपके उड़ीसा, ये सब तो बिल्कुल नहीं लगते। तो सही उत्तर आपका बिल्कुल होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु होता है। तो देखिए तमिलनाडु, ये आपका केरल हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा गुजरात का लगता है। ठीक है, बाकी सबके झारखंड छत्तीसगढ़ तो दूर दूर है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से राज्य लगते हैं भैया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। प्रश्न नंबर 76, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने के काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों को इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन आकलन उपकरण का उपयोग किया होगा? देखिए मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ष की जो उपलब्धि होती है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखना, पोर्टफोलियो, लेकिन बच्चा डेली क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, इस रिकॉर्ड को संचित करना होता है उपव्याख्यात्मक रिकॉर्ड। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उपलब्धि परीक्षण और उपव्याख्यात्मक अभिलेख। इसमें बच्चा डेली उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन और कार्य पर विचार कीजिए। पहला है कथन, जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। सही बात है। जानवर जिसके कान दिखाई नहीं देते, उन जिनके शरीर पे बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। बात तो दोनों सही है। तो इसमें देखिए ये तो लिखा ही नहीं है कि व्याख्या करता ही नहीं करता, बस आपको बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या पहला सही दूसरा सही है, दूसरा सही पहला सही है। तो इसमें दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात तो किया ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 क्या कह रहा है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग के प्रदर्शन करके दिखाता है किस प्रकार एक शीशे या आईने के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? बच्चों को प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाना नहीं, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने और आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों का संलग्न करना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, बड़े ऑप्शन भी सही होते हैं, बस उनकी मंशा सही होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी 3rd और 4th में गलत है। ठंडा गर्मी की अवधारणा नहीं पता चलती, इसमें अवलोकन बच्चे के बुनियादी संज्ञानात्मक स्तर का विकास होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 79 कह रहा है निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें, सही उत्तर का चयन करें। पहला है, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न छत्ता बनेगा न शहद इकट्ठा होगा। बिल्कुल सही बात है, वही काम करती हैं, तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं, कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल नल्ला होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है।
4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप व्याख्या पे मत जाइए, जब आर गलत हो गया तो व्याख्या कहां से रह गई, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत खास काम वो नहीं करते। 80 नंबर, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव को क्यों शामिल किया है, बताइए जरा। तो पहला, बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई रियल पर्सन है उसका एग्जांपल देंगे तो बच्चा अच्छे से जोड़ पाएगा, अच्छा वो ऐसे करते हैं हम भी करेंगे, पहला सही है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव शामिल करने से विचारों की चर्चा की जा सकती है, दूसरा भी सही है। यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है। पर्यावरण अध्ययन केवल निगेटिव शब्द है, ये कभी नहीं होगा, तो तीसरा नहीं सही है। चौथा, अनुभव सही है। तो ए, बी और सी, देखिए ए बी सॉरी डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर हमारा गलत है क्योंकि उसमें केवल है, केवल निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होता। चलिए 81 की बात करते हैं। 81 नंबर, देखिए सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है। अच्छा, किसी बड़े शहर के मानचित्र पर दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। पैमाना आपका है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 800, कितना है भैया, कहाँ गया सवाल, 845 मीटर। अभी कह रहा है कि इसमें दो शहरों के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर में दूरी कितनी होगी। सिंपल है, 1 सेंटीमीटर में इतना है तो 13.7 सेंटीमीटर में कितना होगा, 845 से सिंपल आप गुणा कर दीजिए, और जैसे ही गुणा करेंगे तो 11.57 किलोमीटर के आसपास आएगा। मैंने सॉल्व किया है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 82 नंबर। क्या कह रहा है, मैं एक भारतीय पक्षी हूं जो पत्थरों के बीच खाली जगह पे में अंडा देती है। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि से बना होता है। बताओ मैं निम्नलिखित में से कौन हूं। तो देखिए, पत्थरों के बीच घोंसला कौन देता था, मैंने बताया था ना, पक्षी जो ताकतवर हो, रॉबिन हुड हो, मतलब गुंडा हो, डकैत हो, वही देता है, इंडियन रॉबिन, यानी कि कलचिड़ी। कलचिड़ी एक ऐसा पक्षी है जो पत्थरों के बीच अंडा देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी कुछ पक्षी और हैं, जैसे कठफोड़वा है, कठफोड़वा तनों को छेद करके उसमें अंडा देता है या घोंसला बना के रहता है। कौवा सबसे ऊंची डाली घोंसला बनाता है चालाकी के मारा, और लोहे के तार इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी घोंसले में कोयल आके अंडा देती है, अर्थात कोयल घोंसला नहीं बनाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 83। क्या कह रहा है, कथन और कार्ड में विचार कीजिए। पहला कथन है, सलाथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं, गलत, ए ही गलत हो गया, सलाथ 17 घंटे सोते हैं। दूसरा, लगभग जीवन के लगभग 20 वर्ष, ए भी गलत है, सलाथ लगभग 40 वर्ष जीता है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, तो यहाँ पे दोनों गलत है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 84 नंबर। आपको देखिए रिक्त स्थान भरना है। क्या भरना है, पहला है यूरिया अकार्बनिक उर्वरक है। अच्छा, गाय का गोबर क्या होगा, गाय का गोबर, अब देखिए गाय का गोबर तो वैसे आप कहेंगे तो खाद है, जैविक खाद है। यहाँ पे जैविक खाद दे तो रहा है इस जगह पे, लेकिन दूसरा भी चेक कर लीजिए, गोद प्राकृतिक आसंजक, प्राकृतिक आसंजक मतलब जो चिपका ले। अब कृत्रिम जो हमने बनाया है, अब इनमें से कौन है जो हमने बनाया है, रबड़ फेविकोल हमने बनाया है, रबड़ नहीं बनाया है, रबड़ पेड़ से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। पहले में आएगा खाद और दूसरे में आएगा आपका फेविकोल। आप देखिए फेविकोल तीसरे में भी है, लेकिन यहाँ पे उर्वरक है, उर्वरक का काम नहीं करता गाय का गोबर, वो खाद बनाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न। ये देखिए मैप से प्रश्न आ रहा है, एक दिन हम आपको मैप डिस्कस कराएंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा मैप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां क्रमशः है। देखिए मैंने आपको दिशाओं में बताया था कि ये आपका ऊपर का हिस्सा होता है उत्तर, नीचे का हिस्सा होता है आपका दक्षिण, इधर का हिस्सा होता है पूरब, इधर का हिस्सा होता है पश्चिम। अगर हम बात करें, देखिए बिहार यहाँ पे है, मान लीजिए
बिहार यहाँ पे है, तो बिहार के ऊपर इस साइड पे आपका पंजाब पड़ता है और इस साइड पे यानी कि नीचे साइड आपका पड़ता है पंजाब का जो बोला है केरल, केरल। अब अगर हम बिहार को यहाँ पे मान ले कि बिहार यहाँ पे है, तो इस दिशा में पंजाब है, इस दिशा में केरल है, यानी कि उत्तर पश्चिम। देखिए आपको आ गया ना, उत्तर पश्चिम में पंजाब है, लेकिन पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोल दीजिए, एक ही बात है, दक्षिण पश्चिम में आपका क्या है, केरल है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, बस आपको सेट करना है, ये अगर जिसने जान लिया आराम से कर लेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैप की जानकारी आपको होना जरूरी है, इंडियन मैप की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस इस दूरी को 11 घंटे में तय करती है तो औसत चाल, अभी प्रश्न पूछा था, मैंने आपको बताया ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 792 किलोमीटर, 792, समय कितना है 11 घंटे का, भाग दीजिए 11 सत्ते 77, 11 गुना 22, तो 72 किलोमीटर पर आवर आपके एक्सप्रेस की चाल हो जाएगी। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अगर आप देखें तो हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर में आंसर है। अच्छा, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ऑप्शन देखिए इतना बढ़िया बेवकूफ बनाया आपको, 72 मीटर पर सेकंड दिया है, हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लब से लिप देंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर बटा सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं, 18 × 18, 18 × 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बेवकूफ बनाते लेकिन हमें बनना नहीं है, ध्यान से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। 87 नंबर क्या कह रहा है, यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपने अनुभव को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को अधिक समृद्ध रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को बता रही है, सूचना से समझ, स्थानीय से वैश्विक, अज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से स्थानीय। बात समझिए, बच्चे जो जानते हैं, जिनका अनुभव उनको है, आसपास की चीजों को जिसको जानते हैं उसको जोड़ते जोड़ते हम बता रहे हैं, यानी कि स्थानिक से वैश्विक। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगी कि अज्ञात से ज्ञात क्यों नहीं हुआ। अज्ञात से ज्ञात इसलिए नहीं हुआ कि अगर वो कहता कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं तब, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि बच्चे के पास अनुभव होता है, मतलब जो चीजें आसपास की देखा है उससे जोड़ के आप वैश्विक स्तर पे लेके जा रहे हैं। तो सही उत्तर होगा स्थानीय से वैश्विक, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही उत्तर बताना है। पहला कथन, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चों की भाषा उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण, बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक नहीं होता बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। पहले भी बोल रहा था सामाजिक, दूसरे में भी बोल रहा है, तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। यही तो बोल रहा है कि बच्चे का परिवेश केवल भौतिक नहीं रहता, वो स्थानिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आखिरी प्रश्न है 90 नंबर, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूं, मुझे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, मेरे छाल से दवाई बनाई जाती है, बताइए मैं कौन हूं? सही उत्तर चुनिए। खजूर का पेड़ हूं, एकेसिया बबूल का पेड़ हूं, रेगिस्तानी हूं, खेजड़ी वृक्ष। बिल्कुल राइट आंसर है आपका खेजड़ी वृक्ष। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ही अमृता देवी ने अपने बच्चों समेत प्राण गंवा दिए थे, 300 लोग मारे गए थे। इस पेड़ की खासियत यही है कि इसको पहली बात पानी कम चाहिए, दूसरा इसके वृक्ष की छाल से दवा बनती है, बच्चे इसकी छांव में खेलते हैं और इसको पानी की जरूरत सबसे कम पड़ती है। तो और आपका राइट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक कंफ्यूजन होती है रेगिस्तानी ओक में, तो भाई रेगिस्तानी ओक को पानी कम चाहिए होता है मानते हैं, लेकिन उसकी जड़ें 30 गुना नीचे जाकर के, जितना पेड़ बड़ा रहता है उससे 30 गुना नीचे जाके पानी सोख लेती है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष। क्लियर। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 8 फरवरी 2026 के ईवीएस पेपर का पूरा एनालिसिस कर दिया। अब आप बताइए ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया क्लास में। मात्र 15 क्लास है, आधे घंटे की 7 घंटे की क्लास है, अभी भी समय है, आप 2-3 दिन में देख के पूरा कर सकते हैं। अच्छे से निश्चित रूप से आप अच्छा मार्क गेन करेंगे ईवीएस में। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।